अभी जैसा कि भैया ने बताया, मुझे आपने कभी ना कभी देखा ही होगा प्रशिक्षण से यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ये एक संस्था है, मुंबई की संस्था है और गुट निरपेक्ष होके तत्व प्रचार प्रसार का कार्य करती है। गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी पंथ से रहित हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जो भी पंथ है, जो भी धर्म है, जो भी संप्रदाय है, जो भी बाड़े हैं, इन सबसे रहित होकर जो तत्व प्रचार का कार्य करते हैं। तत्व मतलब जानते हो? तत्व मतलब वस्तु का स्वभाव, ठीक है ना? जो यूनिवर्सल फैक्ट है उसको जैसा है वैसा बताना ही इस यूनिवर्सिटी का काम, ठीक है ना? वस्तु का स्वभाव जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो कोई बदलाव को प्राप्त नहीं होता, कभी बदल जाता हो। सूरज पूरब दिशा से उगता है, ये कहीं बदलता है? सूरज पूरब दिशा से उगता है, ये कहीं बदलने वाला सत्य है? चौथे काल में पूरब से उगता था, पंचम काल में कब उगेगा? हाँ, और छठवें काल में? तो यूनिवर्सल जो फैक्ट होता है वो काल से प्रभावित नहीं होता और क्षेत्र से तो प्रभावित होता होगा। हिंदुस्तान में तो चलो पूरब से उग जाए, पाकिस्तान में कब उगेगा? कहाँ से उगेगा? वहां भी पूरब से ही उगने वाला है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो अप्रभावी है, ऐसा वस्तु स्वभाव, ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट, वो इस यूनिवर्सिटी का एकमात्र प्रतिपाद्य बिंदु है। और उसका प्रतिपादन क्यों करना है? तो उसका केवल एक लक्ष्य है, विश्व शांति। इसमें मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे ये बताना नहीं था, फिर भी मुझे वो बात आ गई तो इसलिए बता रहा हूँ। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब शास्त्रीय विद्वान विदुषियाँ होने वाली हैं, ठीक है ना? आगे चल के जब आप यहाँ से निकलोगे तो निकलने के बाद आपके उसमें कई सारी चीज़ें रहेंगी, क्या काम करें क्या नहीं करें। कोई प्रोफेसर की लाइन में जाएगा, कोई टीचरशिप में जाएगा, अलग अलग जगह पर आप जाने का प्रयास करोगे, ठीक है ना? ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें आपको आपके इंटरव्यू बेस पर आप इंटरव्यू देंगे और उस इंटरव्यू में आपने जैन धर्म को कितनी गहराई से समझा है, उसको आप अपने जीवन में किस प्रकार प्रैक्टिकल रूप देते हैं, आपने भाव भाषण कितना किया है उस चीज़ का, उस बेस पे आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में भी आप सिलेक्ट होते हो तो आपको 40 से 50,000 रुपये की महीने की नौकरी मिल जाएगी और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल तत्व का प्रचार करना है, वो भी घर बैठे। तो ये केवल महिलाओं के मतलब जो भी विदुषियाँ हैं उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है ना? अभी भी हमने 5 विदुषियों के लिए जॉब निकाली थी, उसके इंटरव्यू हुए और 5 का सिलेक्शन भी हुआ। यहाँ से भी 2 विदुषियाँ जो पहले पढ़ के निकल चुकी है, जिया और चेतना, उनका सिलेक्शन उसमें हुआ है और वो अब अध्ययन कर रही है। लगभग 25 शास्त्रीय विद्वान अलग अलग संस्थाओं में, जयपुर के, बांसवाड़ा के, शाश्वत धाम के, यहाँ तक कि दूसरी संस्थाएं जो हैं, जितनी भी भारत की ऑल ओवर संस्थाएं हैं अलग अलग, उन सारे संस्थाओं के 20 से 25 विद्वान जो पहले से शास्त्री हैं, यहाँ तक कि 20-20, 25-25 साल पुराने शास्त्री हैं और निरंतर तत्व प्रचार कर रहे हैं, उनको भी हम नमोकार मंत्र पढ़ाते हैं। नमोकार मंत्र सोच सकते हैं क्यों? उसका केवल कारण ये है कि हम जो भी चीज़ पढ़ें उसका एक्चुअल भाव भाषण करते हुए उसको जीवन में प्रयोग करते हुए पढ़े। यदि हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपने कभी सोचा नमोकार मंत्र से क्या फायदा हो रहा है? हम केवल पढ़ते 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 निकल जाते हैं और पढ़ाते भी तो क्या पढ़ाते हैं, भाई साहब इसका ये अर्थ होता है, इसमें 35 अक्षर होते हैं, 58 मात्राएं होती हैं, ये चीज़ होती है, इन्होंने लिखा था, इस ग्रंथ में लिखा था। इसका क्या फायदा? कुछ फायदा होगा? फायदा तो तब है जब आप अपने समीप पहुंच जाओ, आप उस चीज से सुखी हो जाओ, वो जीवन में आपके उपयोगी हो, तब तो फायदा है। बाकी अर्थ समझने से या फिर इसमें इतनी मात्राएं हैं, इतने अक्षर होते हैं या फिर इतने पद होते हैं, इनके बारे में इनका स्वरूप ये होता है, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा है? आप सुखी होंगे? पढ़ना नहीं पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, पढ़ना तो है, पर जो चीज पढ़ना है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है,
रियलाइज करते हुए पढ़ना है, पिक्चर बनाते हुए पढ़ना है, ताकि वो हमेशा हमारे जीवन में बरकरार रहे और जीवन में उसकी उपयोगिता हम सिद्ध करते रहें। ठीक है ना। तो उसी बेस पे आपके इंटरव्यू होते हैं और उसके बाद उसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। इसमें जो भी सिलेक्शन होता है वो स्थायी होता है। ऐसा नहीं होगा कि आज तो आपको ले लिया, बाद में हमें समझ में नहीं आया तो आपको बेदखल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जैसे सरकारी जॉब होती है, सरकारी जॉब में जिस प्रकार स्थायित्व होता है, आपको कोई निकाल नहीं सकता। या बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे निकाला जाएगा वो एक अलग बात है, बाकी कोई नहीं निकालता। वैसे ही हमारी जो संस्था है इसमें आपको कोई भी निकालेगा नहीं। एक बार यदि आप एंटर हुए, आप अपनी मर्जी से जाते हो तो अलग बात है, बाकी हम कोई भी निकालने वाले नहीं। ठीक है ना। तो इस प्रकार की पूरी संस्था है और इसमें अभी लगभग 25 से 30 विद्वान जो है 6 महीने की ट्रेनिंग उनकी चल रही है और उनकी ट्रेनिंग के दरमियान उनको जो मूल तत्व ज्ञान मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल जो मूल मतलब होता है जिसका सुख के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो। जैसे सपोज करो विश्व है, विश्व तो आपने पढ़ा होगा ना। विश्व में आप कितनी चीजें पढ़ा सकते हो, बताओगे आप बताओगे? विश्व यदि आपको पढ़ाना है तो आप कितनी चीजें पढ़ा सकते हो? हाँ, 6 द्रव्य यदि पढ़ाओगे तो वो तो 6 द्रव्य के टॉपिक में चला जाएगा। विश्व में आप क्या पढ़ाओगे, आप बताओगे? जल्दी सोच के रखो फटाफट, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप बताओगे? द्रव्य के टॉपिक में चला गया ना। विश्व में आप क्या पढ़ाओगे, बताएगा कोई मुझे कि विश्व के टॉपिक में हम यही चीज पढ़ा सकते हैं? बताएगा? बताओगे आप? इधर ये कनिष्ठ है, ये कनिष्ठ एक साल के बैठे हुए हैं, अलग अलग है। अच्छा चलो ठीक, देखो मैं ही बताया था। विश्व का यदि टॉपिक है तो उसमें आप कई सारी चीजें पढ़ा सकते हो। जैसे विश्व कैसा होता है, विश्व और संसार में क्या अंतर है, ठीक है ना। 3 लोग पढ़ा सकते हो आप, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। फिर जम्बूद्वीप जो है वो कितना लंबा चौड़ा है, सुमेरु पर्वत की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। कितनी नदी नाले बहते हैं, उनमें कैसा कलर का पानी है, उधर कोई फूल है तो वो फूल कैसा है, वहाँ पर देवी नाचती तो कैसी नाचती है। ये सारी चीज़ें आप विश्व में पढ़ा सकते हो। साथ में विज्ञान विश्व को किस प्रकार से देखता है, विश्व की संरचना कैसे हुई है, विश्व को बनाने वाला कोई है कि नहीं है, ईश्वर कर्तृत्व तो, ठीक है ना, मैं करता हूँ कि नहीं हूँ, कर्म करता है कि नहीं है, ये सारी चीजें आप विश्व में पढ़ा सकते हो। इसके अलावा षड दर्शन से विश्व को कंपेयर करते हुए कि 6 दर्शन वाले विश्व को किस प्रकार से देखते हैं, यदि आप पढ़ाने जाओगे ना आपको 1 साल लग जाएगा। पर इतना सारा आपने पढ़ाया, क्या मतलब निकलेगा उससे? कोई मतलब निकलने वाला है? आपको ज्ञान की अनुभूति होगी, आत्मा की अनुभूति होगी, क्या इनसे सुख प्राप्त होगा? सोचिए, इस सुमेरु पर्वत कितना लंबा चौड़ा होगा या फिर विश्व किस प्रकार से होता है, इससे ना तो आपको आत्मा की अनुभूति होने वाली है और ना ही सुख प्राप्त होने वाला। तो फिर क्या नहीं पढ़े कि पढ़ना तो है, पर इसमें जो बहुत सारभूत बात है, चीजें बहुत सारी हैं, उनमें से हमें मटेरियल चूज करना पड़ेगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो ये तो 1 साल का पूरा टॉपिक हो गया, ये जितनी भी चीजें हो गई, इनमें से आप क्या पढ़ोगे? इनमें से ईश्वर जगत करते हैं, ये बहुत मुद्दे की चीज है। इसमें से भी षड दर्शन वाली चीज नहीं कह रहा, ईश्वर जगत का कर्ता है कि नहीं है। यदि ये चीज आपको समझ में आएगी कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, इसका मतलब यदि सर्वशक्तिशाली ईश्वर भी जगत का कर्ता नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर्ता हो सकता हूँ? तो अपना अकर्तृत्व वहां से निकल के आ जाएगा। और ये है मुद्दे की बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या पढ़ना है ये चीज समझ में आनी चाहिए, और जो चीज इंपोर्टेंट है उसमें हमें ज्यादा समय देना है, जो चीज कम इंपोर्टेंट है, अब जैसे 3 लोग का वर्णन है तो वो भी पढ़ना है, पर उसमें कम समय देना है। पर मैं विश्व का अकर्ता हूँ,
विश्व के सारे कार्यों का करता हूँ, विश्व में जो अनंत द्रव्य है, 6 द्रव्य है, उनके परिणमन का करता हूँ। ये चीज सारभूत बात है, इसमें ज्यादा समय देना। यदि आपके पास 1 घंटा है तो आप किसको ज्यादा समय दोगे? बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए पढ़ते हुए। चलो ये एक अलग बात हो। अब इसी से संबंधित में एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपके बहुत काम की होगी और आपके दृष्टिकोण को बदलेगी थोड़ा सा, है ना। यदि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो लोगों को बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी, तो आप सीखने की कोशिश करना। और एक और चीज़ मैं बोल दूँ, जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसको सामान्य करते हुए चलो। विशेषताएं बहुत होती हैं, उनका सामान्य कुछ होता है। जैसे मैं कुछ नाम लेता हूँ ना, इमरती है, जलेबी है, रसमलाई है, रसगुल्ला है, पेड़ा है। इन सब में कॉमन चीज क्या है? हाँ, मिठास। और विशेष क्या है? ये जो भी मैंने नाम लिए हैं ये विशेष है। ऐसे विशेष हजारों हो सकते हैं, पर यदि आपको कॉमन चीज पकड़ना आ गई, आप नए नए विशेष बनाओगे। ऐसे हमारे जो सिद्धांत हैं, चाहे क्रमबद्ध पर्याय हो, चाहे निमित्त उपादान हो, चाहे कारण सूत्र पर्याय हो, चाहे निश्चय व्यवहार हो, जितने भी सिद्धांत हैं हमारे जैन धर्म के, वस्तु स्वातंत्र, अकर्तावाद, जितने भी हैं, ये सब है विशेष। इनमें से सामान्य क्या है, वो चीज आपको निकालना होता है। कुछ बात समझ में आ रही? यदि वो आप पकड़ना सीख गए, इसका मतलब है आपको एक्चुअल भाव भाषा हो गया, और उसी के माध्यम से वो चीज आपके जीवन में उपयोगी हो। और यदि आप वो चीज पकड़ना नहीं सीख पाए, इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। और वो कब सीख पाओगे आप? जब आप बहुत गहराई से अध्ययन करोगे। गहराई से मतलब जब आपने कोई चीज पढ़ी है तो उसको पुरानी चीज से कनेक्ट करते हो। मान लो अभी आप यदि 11वीं क्लास में आए हो तो आपने पहली से 10वीं तक की गणित या फिर विज्ञान पढ़ी है, तो विज्ञान में जो जो भी चीजें थी साइंस में, उसको आप जैन धर्म से कनेक्ट करो। आपने जितना पढ़ा है, जो कुछ देखा है, उसको आप कनेक्ट करना सीखो। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप जैसे जैसे कनेक्ट करते जाओगे और दोनों को कंपेयर करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी चीजें जो है वो सामान्य होना चालू हो जाएगी। और सामान्यकरण करना ही मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा उपाय है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य अमरचंद देव आत्मघाती जी की टीका, समय सार जी की टीका में कह रहे हैं, सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। तो विशेष जो है, विशेष क्या है? मिठाइयों के नाम। और सामान्य क्या है? उसमें मिठास। आपको सामान्य का आविर्भाव करना है। यदि और सूक्ष्मता में कहें तो ज्ञान का आविर्भाव, ज्ञेयों का तिरोभाव, ज्ञेयाकार का तिरोभाव। ये कला हमें सीखनी है। ये यदि कला आप सीख गए तो आपको एक्चुअल में भावासन होगा हर चीज का। नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। केवल ये जितनी भी चीज चल रही थी ना अभी, अनेकांतर के बारे में आपने बोला निश्चय है, फिर वो निश्चय है तो एक्चुअल चीज है और व्यवहार में कहने की चीज है, ठीक है ना। और भी आपको बहुत सारे सिद्धांत भी यहाँ बोले गए। तो आप इनको यदि कनेक्ट करना नहीं सीख पाए, इनमें से सामान्य करना नहीं सीख पाए, सामान्य चीज को निकालना नहीं सीख पाए, तो आप एक्चुअल में भावासन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि आप भावभाषण की तरफ कैसे बढ़े, ताकि वो चीज हमारे जीवन में उपयोगी हो सके, ठीक है। विश्व की परिभाषा क्या है? जल्दी जल्दी बोलते जाना, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। हाँ बताओ, किसे कहते हैं विश्व? अरे आपने प्रशिक्षण शुरू नहीं किया क्या? प्रश्न कैसा होता है, उत्तर कैसा होता है, और आप कैसे दे रहे हो? चलो फिर से, विश्व किसे कहते हैं? आप बताओ, बताओ बेटे 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 फटाफट। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। सही बताया मैंने? सही बताया मैंने? एक काम करते हैं, 6 द्रव्य का समूह बनाते हैं। जीव, भूतगल, धर्म, धर्म, आकाश का। यहाँ पर है कि नहीं है 6 द्रव्य? यहाँ पर है? यहाँ पर जीव है कि नहीं है? जीव है कि नहीं है? भूतगल दिखाई दे रहा है। धर्म है कि नहीं?
अधर, आकाश, काल, मतलब 6 द्रव्य हो गए। अब 6 द्रव्य का समूह यहाँ पे है कि नहीं, इसको विश्व के दो, ये सारा विश्व नहीं रहेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं ये चीज कह रहा हूँ, पढ़ने का एंगल बदलो, एक एक चीज में से अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष घटाना सीखो। यदि आपकी परिभाषा में ये चीजें आ रही है, इसका मतलब आप एक्चुअल चीज नहीं समझे। आप यदि 6 द्रव्य के समूह को विश्व कह रहे हो तो 6 द्रव्य तो यही प्रयोग है। अब क्या करोगे, मतलब आप इस सबको विश्व नहीं कह पाओगे, ये अव्याप्ति होगी आपकी। कुछ समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको व्यवस्थित तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़िए। अब कोई परिभाषा बताएगा विश्व किसे कहते हैं? जल्दी, फास्ट। द्रव्यों के समूह, बोलो थोड़ा और क्लियर करते हुए। अच्छा, 6 द्रव्यों के समूह को या फिर द्रव्यों के समूह को, इनमें क्या अंतर होगा? देखो परिभाषा सही है आपकी, पॉइंट ऑफ व्यू यदि आपका सही है तो एकदम करेक्ट। यदि पॉइंट ऑफ व्यू यदि आप समझ रहे हो कि 6 ही द्रव्य होते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। द्रव्य कितने होते हैं? तो 6 क्यों कहेंगे? ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्लियर होना चाहिए। तो हम एक्चुअली इसकी परिभाषा बना सकते हैं, 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों का समूह, उसका नाम विश्व, या फिर द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब इस परिभाषा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 प्रकार के भी हो गए, अनंत द्रव्य भी हो गए। बात समझ आ रही? 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों का समूह वो विश्व। तो फिर 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ये गलत लिखा है क्या? ये गलत नहीं लिखा है, पर यदि आप ऐसा समझते हो कि 6 ही होते हैं द्रव्य, तो फिर क्या होगा? तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, द्रव्य किसे कहते हैं? फिर से, द्रव्य किसे कहते हैं? बोलिए। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सही बोला इन्होंने? अरे बोलो, सही बोला इन्होंने? नहीं पता? बोलो पीछे, इन्होंने सही बोला? अरे इन्होंने सही बोला क्या? क्या बोला इन्होंने? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। चलो, अब यहाँ पर अपन ने 2 परिभाषाएं दी, विश्व और द्रव्य। दोनों की परिभाषाएं फिर से एक बार मैं बोलता हूं ना। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं में कॉमन चीज क्या है? समूह। इस समूह का मतलब क्या होता है जानते हो? आप बताएंगे समूह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। आप बताइए पीछे, सबसे पीछे समूह मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें जब एक साथ रहती है उसको समूह कहते हैं। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप बताना कि कौन सा एग्जांपल विश्व की परिभाषा पर घटित होगा और कौन सा एग्जांपल द्रव्य की परिभाषा पर घटित होगा। ठीक है, तैयार? देखिए पहला एग्जांपल है, एक बोरी है, ठीक है, उस बोरी में कई सारे हमने अनाज भर दिए, उसमें हमने गेहूं भी भरा, चावल भी भरा, मक्की भी भरी और जो भी अनाज आप समझते हो वो सब उसमें भर दिए, ठीक है। तो उन अनाजों का समूह वो क्या है? एक बोरी। अरे बोरी, बोरी का एग्जाम्पल चल रहा है ना अपना। अनाजों का समूह वो क्या है? बोरी। तो जानते हो क्या होता है? बोरी समझ लो, थैला समझ लो, थैला तो समझते हो कैसा है थैला? अनेक अनाजों का समूह है, तो उन अनाजों के समूह को थैला कहते हैं, ठीक है। पहली परिभाषा, पहला उदाहरण, राइट। दूसरा उदाहरण, हमने नींबू लिया, नींबू का रस, शक्कर ली और नमक ले लिया और वो क्या होता है? पानी ले लिया और क्या ले लिया? हाँ, रसमलाई। तो
काला नमक। चलो काला नमक ले लो। अब इन सबको आप मिला दो तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नींबू पानी बन जाएगा, ठीक है ना, शिकंजी बन जाएगी। तो इन सब का समूह वो है शिकंजी, राइट। अब थर्ड एग्जाम्पल, मीठा है, कठोर है, दानेदार है, क्रिस्टल रूप में है, भारी है थोड़ा, और दिखने में थोड़ा सफेद है। ऐसी कोई चीज देखी आपने? क्या है? शक्कर। तो इन सब चीजों का समूह वो है शक्कर, राइट। अब तीनों जगह मैंने उदाहरण में समूह शब्द बोले। अनाज का समूह वो है बोरी, उसके बाद नींबू नमक पानी, इन सब का समूह क्या होगी? शिकंजी। और ये जो भी मैंने वो चीज बोली थी उनका समूह क्या होगी? शक्कर। अब तीनों एग्जाम्पल में मुझे ये बताओ कि कौन सा एग्जाम्पल विश्व की परिभाषा पर घटित होगा और कौन सा एग्जाम्पल द्रव्य की परिभाषा पर घटित होगा। कोई ट्राई करना चाहेगा? फटाफट। अच्छा, पहला एग्जाम्पल विश्व की परिभाषा कौन कौन लागू करता है? पहला एग्जाम्पल विश्व की परिभाषा, पहला मतलब अनाज वाला, बोरी का, विश्व, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल विश्व की परिभाषा, दूसरा एग्जाम्पल मतलब शिकंजी वाला द्रव्य की परिभाषा की। तो फिर तीसरा, तीसरे गुणों पर घटित होगा, उनकी तो परिभाषा नहीं हुई है। फिर से कोई मुझे बताएगा? पहला एग्जाम्पल किस पर घटित होगा, दूसरा एग्जाम्पल किस पर घटित होगा, तीसरा किस पर घटित होगा? हाथ खड़ा कर सकते हो, थोड़ा सोच लो, 15 सेकंड लेता हूं, पर प्रॉपर तरीके से सोचना। चलिए पीछे से आप बताइए, आपके पीछे पास में आप बताइए। हाँ, जल्दी, फास्ट फास्ट। बोरी वाला द्रव्य पर हो, जल्दी फास्ट करो, टाइम नहीं है मेरे पास। बोरी वाला विश्व पे कर, ठीक है, डांस कर लेते हैं। और शिकंजी वाले विश्व पे, चलो आप बताओ जल्दी, बेटे बेटे फटाफट बताओ। वो भी द्रव्य पे होगा। हाँ, पीछे पीछे आप बताओ, विश्व पे द्रव्य पे कौन सा एग्जाम्पल? फर्स्ट, पहला वाला विश्व, ठीक है। दूसरा वाला विश्व पे, अरे, और अच्छा, इनके पक्ष में कौन कौन एक बार हाथ उठाओ, और उन दीदी के पक्ष में कोई नहीं, अरे, और इन दीदी के पक्ष में। अब देखो, देखो, इन तीन में से एक एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है। अब मुझे ये बताओ कौन सा एग्जाम्पल गलत है? बिल्कुल गलत है। अरे जल्दी, अरे ये आपने सबसे पहले पढ़ा होगा ये तो। हाँ, तीसरा वाला एकदम गलत है। जल्दी बताओ फटाफट, कौन हाथ खड़ा करे? बोलो पीछे से। दूसरा वाला गलत। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना। यदि आपको ये चीज नहीं आ रही, इसका मतलब आपने एक्चुअली भावभाषण नहीं की। आपको ये पता ही नहीं है कि विश्व के अंदर द्रव्य किस प्रकार से रहते हैं। ये समूह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये समूह शब्द हमें बताता है कि एक एक द्रव्य अप्रभावी है, एक एक द्रव्य एक दूसरे का करता नहीं है। जानते हो कैसे? इस पूरे विश्व में द्रव्य किस प्रकार से रहते हैं, कैसे रहते हैं बताओगे आप? पीछे आप बताओ कैसे रहते हैं विश्व में द्रव्य किस प्रकार से रहते हैं? हाँ, अपने अपने में रहते हैं और एक साथ में रहते हैं और अपने अपने में रहते हैं। देखिए, हाँ बताइए। पहला वाला उदाहरण गलत है। अच्छा, इनकी तरफ कौन कौन एक बार हाथ उठाओ। 1 2 और 3 और 4। ठीक है, 4। चलिए देखिए, समझिएगा, है ना। पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो एक्चुअल गलत है। अब क्यों गलत है वो उसका कारण है। जो ये विश्व है, इस विश्व में द्रव्य किस प्रकार से रहती है, यदि आपको ये समझ में आएगा तो आपको उदाहरण समझ में। जो अपनी अनाज की बोरी में जहां चावल है, क्या वहां गेहूं है? जहां मक्का है, क्या वहां पर चावल है? सबका समूह तो है, परंतु जहां एक है वहां दूसरा नहीं है। जबकि इस पूरे विश्व में जहां पर एक द्रव्य पाया जाता है, वहीं पर बाकी के छह द्रव्य पाए जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? छह द्रव्य एक ही प्रदेश पर पाए जाते हैं। प्रदेश मतलब समझते हो ना? प्रदेश मतलब एरिया का सबसे छोटा हिस्सा। एरिया मतलब जानते हो? एरिया क्या होता है? एरिया मतलब जगह का जो सबसे छोटा भाग है वो कहलाता है प्रदेश। समझाने की बात है, परिभाषा आप पढ़ लेना जो भी, ठीक है। उस एरिया में छह द्रव्य रहते हैं, और वो छह द्रव्य कैसे रहते हैं? बिल्कुल अलग अलग। मतलब एक ही प्रदेश पर रहेंगे और एक ही प्रदेश पर रहते हुए सारे के सारे द्रव्य बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, कोई भी किसी को टच नहीं करता। ये है विश्व व्यवस्था। अब बताओ मुझे एग्जाम्पल वापस करो। ये हो गई, ये चीज समझ में आई। एक ही प्रदेश पर रहेंगे, फर्स्ट पॉइंट, प्लस सारे के सारे अलग अलग रहेंगे। अब पहला जो उदाहरण है उसमें बोरी में सब एक साथ तो रह रहे हैं, तो पहली चीज तो घटित हो गई, पर दूसरी चीज घटित हो रही है, सब अलग अलग भी तो है। वहां पर तो सारे ही अलग अलग हैं, यहाँ पर तो सारे एक साथ रह के अलग अलग हैं। पर वहां पे जहां पे गेहूं है वहां चावल नहीं है, जहां चावल है वहां मक्का नहीं है। कुछ समझ में आ रही है बात? हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देते हैं विश्व के संबंध में 6 द्रव्यों को घटित करते हुए कि मान लो एक मसालदानी है, मसालदानी तो हो गई विश्व, और उसमें मसाले रखे हुए, जीरे का ये, मिर्ची का ये, और इन सब का समूह क्या कहलाता है? मसालदान। मतलब मसालों का समूह क्या कहलाता है? विश्व। तो एग्जाम्पल सही है गलत है? एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जहां जीरा रखा है वहां हल्दी नहीं है, जहां हल्दी है वहां पे नमक नहीं है। बात तो समझ में आ रही है? ये चीज आप तब समझ पाओगे जब आप एक्चुअल रूप में एक एक चीज का भाव भाषण करोगे, एक एक परिभाषा को, एक एक बिंदु को, एक एक वाक्य को बहुत गहराई से पढ़ोगे, तब जाकर उसमें से खजाना निकलेगा। गुरुदेव श्री ऐसे खजाना नहीं निकाला है। जब आप समूह शब्द की व्याख्या पढ़ोगे और आपको समझ में आएगा कि एक एक द्रव्य एक ही जगह रह रहा है, फिर भी बिल्कुल अलग अलग है, तब हमें समझ में आता है। अब सिकंजी वाले एग्जाम्पल में, सिकंजी वाले एग्जाम्पल में क्या है? जिसका एग्जाम्पल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सारे द्रव्य एक जगह पर नहीं है और फिर भी सब अलग अलग नहीं है। आप सिकंजी एक ग्लास में बनाए और उसमें से एक बूंद निकालिए बनाने के बाद में, अब उस एक बूंद में नींबू है कि नहीं, नमक है कि नहीं, और काला नमक, शक्कर, पानी, सारी चीजें हैं, पर सारी एक साथ मिल गई क्या अलग अलग है? जब आप लेबोरेटरी में चेक कराओगे तो NaCl अलग निकल जाएगा, ठीक है। कौन सा एसिड होता है वो? साइट्रिक एसिड, जो भी एसिड होता है वो अलग निकल जाएगा, H2O अलग निकल जाएगा। इसका मतलब अलग अलग है ना, एक ही जगह पर है फिर भी सब अलग अलग है। तो ये बनेगा एक्चुअल एग्जाम्पल। कुछ बात समझ में आ रही है?
अब इसमें से जीवनोपयोगिता क्या निकालनी है? ये तो हुआ आपको एक्चुअल भावभाषा परिभाषा का। अब हम इसको जीवन पर घटित करें। शिकंजी को अपन ने कितना मिलाया, फिर भी एक दूसरे मिले कि नहीं मिले, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अरे बोलो, क्या नींबू ने नमक को प्रभावित किया? क्या शक्कर ने नमक को प्रभावित किया? और हम प्रभावित होते कि नहीं होते? अरे बोलो, यहाँ पे हमें कोई कुछ कह दे ना, दो छोटी वाली, ओ मतलब अब समझ जाना सब चीजें लगा लेना, ठीक है ना? हम कितने इरिटेट हो जाते हैं, कितने प्रभावित होते हैं, जबकि विश्व व्यवस्था में प्रभावित होने का नाम ही नहीं, सारे द्रव्य प्रभावित। अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज आप कब निकाल पाओगे? जब आप एक एक चीज का भाव भाषण करो। समूह शब्द में से आप अकर्तृत्व निकाल सकते हो, आप भाव भाषण निकाल सकते हो, वस्तु स्वातंत्र निकाल सकते हो, एक एक सिद्धांत की सिद्धि कर सकते हो। और फिर इसी का जीवनोपयोगी कि हम ऐसी परिस्थिति में हम फिर प्रभावित क्यों हो जाते हैं? सामने वाले ने कुछ कहा तो हम प्रभावित कैसे हो गए? जब वो इतना मिलाया, उनको नींबू नमक पानी को इतना मिला दिया, फिर भी वो प्रभावित नहीं हो रहे। सबके सब अलग अलग हैं। तो विश्व व्यवस्था तो ऐसी है कि सब अलग अलग है और हम प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा कि नहीं है? बताएगा कोई कारण क्या है इसका? बोलो, क्या कारण है इसका? दूसरों की तरफ क्यों देखते हो? बोलो बोलो बोलो। इसका एकमात्र कारण है हमारा गलत दृष्टिकोण, हमारा अज्ञान। हमें सही तरीके से देखना नहीं आता। जो विश्व व्यवस्था है, हमें प्रॉपर तरीके से वो चीज दिखाई नहीं देती है। हमें भ्रम के कारण एक दूसरे मिली हुई चीज दिखाई देती है और भ्रम से हम उनको कैसे मान लेते हैं। बात समझ में आ रही ना? और भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना है। इसलिए सारे दुखों का एकमात्र मूल कारण है हमारा भ्रम, अज्ञान, गलत दृष्टिकोण, गलत तरीके से देखना। यदि हम विश्व व्यवस्था की तरफ से देखेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि हमें हर चीज अप्रभावी नजर आएगी। और यदि हम सबको मिला जुला देखेंगे, एक दूसरे का कर्ता देखेंगे, तो क्या होगा? आप दुखी ही होने वाले। बात समझ में आ रही है? तो मैंने पढ़ने का एक तरीका कि आप कैसे पढ़ो, ठीक है? समझ में आ रही है चीज? एक एक चीज को आप बहुत गहराई से पढ़ो, उसमें से खजाना खोजने की कोशिश करो, क्योंकि हमें केवल पढ़ नहीं जाना है, हमें पढ़ के लेना है, उसको जीवन में चरितार्थ करना है, उससे आनंद करना है, मजा करना है। ये जिनवाणी हमें मजे करने के लिए है, पढ़ के पास होने के लिए, नंबर लाने के लिए नहीं है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। चलिए एक चीज और मैं आखिरी, समय अपने पास कम है पर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आनी चाहिए, ठीक है? मुझे कोई द्रव्यगुण पर्याय का एग्जांपल देगा? जल्दी फास्ट हाथ खड़े करो, मैं पूछूंगा नहीं है ऐसे। द्रव्यगुण पर्याय का कोई एग्जांपल आम पर आपको घटित करना है, करिए फटाफट। आम है, ठीक है? आम क्या हो गया? द्रव्य हो गया। इसके बाद उसमें गुण मतलब मीठा है, ये उसका गुण हो गया। बहुत बढ़िया। पर्याय में उसकी कौन से रहता है? अच्छा लगता है, ठीक है, ये समझ में आई आपको चीज? अच्छा, द्रव्यगुण पर्याय से अभी कितने जने अनजान हैं? एक बार वो हाथ खड़े करो, जिनको द्रव्यगुण पर्याय अभी तक नहीं पता है, थोड़े फास्ट। सबको पता है, परिभाषा जानते हो ना सब? उन्होंने जो ये चीज कही है द्रव्यगुण पर्याय के एग्जाम्पल के रूप में, क्या ये सही है? जिसको सही लगता है वो हाथ उठाइए, जिसको सही लगता है। आपको नहीं लगता? उन्होंने सही नहीं बोला। अच्छा, उन्होंने गलत बोला है, इस पक्ष में कौन कौन है? आप ही गलत पक्ष में। अच्छा, क्या होना चाहिए? थोड़ा फास्ट बताइए।
इन्होंने सही बोला? नहीं बोला। एक प्रकार से ये भी सही है और अगर हम नॉर्मल द्रव्य की अपेक्षा परिभाषा की अपेक्षा तो उसका अच्छे से परिभाषा की अपेक्षा चलो आप बताइए, पीछे बैठो। उदाहरण एक देश होता है तो सही मुझे अब हाँ, अभी एक देश वाली बात, मुझे ऐसा एग्जाम्पल दो जो बिल्कुल एक्चुअल, जिसको कोई नहीं काट सके, ना द्रव्य से, ना क्षेत्र से, ना काल से, ना भाव से, बिल्कुल एक्चुअल रियल। एक देश वाले ने उदाहरण नहीं चलेंगे, बिल्कुल एक्चुअल जो हो उदाहरण दूंगा, उस पर द्रव्य गुण करेगा। आप करोगे? करो जल्दी, फास्ट थोड़ा। ठीक है मैं स्वयं आम पे गणित करना, ये जीव पुतगली तो सब कर लेंगे, आम पे गणित करना। आम जो द्रव्य है हाँ उसमें जो उसका कीटकन हो गया उसका रस हो गया और उसकी जोड़ हो गया ठीक है। अगर इस अपेक्षा से भी हर एक जोड़ के पर्याय होती है तो जो रस में उसका जो रसीलापन है तो उसकी पर्याय होगी और आम की अलग अलग अवस्था उसी की अलग अलग ठीक है, अभी इन्होंने सही बोला कि नहीं बोला? हाँ, क्या कुछ करेक्शन करना? बोलो। जो आम है वो द्रव्य है और फिर उसका मतलब जैसे छूने में कैसा है, कड़क है और देखने में कैसा है। हाँ ठीक है, आगे बोलो। फिर उसके बाद जो उसकी पर्याय में आएगा मिठास गुण, फिर उसके ठीक है, फिर अब कुछ समझ में आया आपको? अब देखो, आपने जो बोला बिल्कुल गलत, कुछ चीजें सही है, इन दीदी ने थोड़ा सही बोलने की कोशिश करी थी, पर वो भी 66% सही है। ठीक है ना? इसका मतलब आपको एक्चुअल चीज नहीं पता। और ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम द्रव्य गुण पर्याय पढ़ने के बाद भी हमें ये पता नहीं पड़ता कि एक्चुअल में द्रव्य क्या है। बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, तो आपको सब चीज समझ जाएगी। देखिए, द्रव्य और गुण हमेशा रहने वाले। क्या कहा मैंने? द्रव्य और गुण हमेशा रहने वाले और पर्याय जो है वो हर समय बदलने वाली है। इससे तो एक ही है। अरे हाँ जी के ना जी? पक्की बात है। द्रव्य और गुण हमेशा रहते हैं और पर्याय हमेशा चेंजेबल है। ठीक है, अब आपने जो आम लिया, अभी वो बात में करेंगे, वो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, जो कुछ भी है। पहले उसके गुण पे डिस्कशन करते हैं। आम का गुण क्या है? पीला, खट्टा, मीठा। यदि आप पीला, खट्टा, मीठा, कठोर, नरम इनको गुण बनाओगे तो क्या ये हमेशा रहता है? अरे बोलो। तो फिर आप इनको गुण कैसे बना सकते हो? यदि आप कहते हो कि आम जो होता है वो मीठा होता है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उदाहरण एक देश वाला नहीं ले रहा। आप यदि किसी को ये समझाने के लिए उदाहरण दो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, पर आपको एक्चुअल चीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअल चीज क्या है। यदि वो भी पता नहीं होगी तो आप बहुत बड़े गर्त में हैं। समझाने के लिए सारी चीजें सही हैं, जो उन्होंने एग्जाम्पल में दी वो सब चीजें सही हैं, पर यूनिवर्सल फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारी मानसिकता में, हमारे दृष्टिकोण में भी बहुत बड़ा डिफॉल्ट है कहीं ना कहीं। तो वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से जो गुण है वो कैसे होते हैं? हाँ, त्रैकालिक होते हैं। कभी बदलते हैं? नहीं बदलते। कभी भी बदलते हैं कि नहीं बदलते? तो फिर मीठे से खट्टा हो गया, फिर खट्टे से मीठा हो गया, ये गुण हो सकता है। अच्छा, कठोर से नरम हो गया, ये गुण हो सकता है। अरे बोलो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अग्नि का गुण क्या है? जल्दी फास्ट, पीछे। उष्णता गुण है? पक्की बात है? पक्की बात है? कौन को देख? अरे जल्दी बोलो। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब मुझे स्पर्श गुण की पर्यायों के नाम बताओ, फास्ट, पीछे पीछे बोलो। आपने आखिरी का शब्द क्या बोला? गरम। गरम को संस्कृत में क्या कहते हैं? उष्ण।
तो अभी मैंने क्या पूछा था? गुण। और आपने अभी क्या बोली? कुछ बात समझ में आ रही है? दिक्कत कहां पर है? फिर से देखो, जिनवाणी में सारी चीज लिखी हुई है, आपको प्रॉपर तरीके से निकालना आना चाहिए। जब तक आप नहीं निकालोगे आपको भावाभासन नहीं हो पाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, उष्णता आप अग्नि का गुण बोलते हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्चुअल में पता होना चाहिए। अभी आपने बोला ना स्पर्श गुण की पर्याय, तो गुण कैसे हो सकता है? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक्चुअल में उष्णता जो है वो पर्याय है। क्यों? अरे क्यों? ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है ना, स्पर्श गुण की 8 नंबर की पर्याय है। अरे बोलो, तो फिर गुण क्या है? गुण क्या है? स्पर्श गुण है। जैसे अपन पानी, ठीक है, पानी का गुण क्या है? अरे बोलो, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये गुण है। और जो वो ठंडा गर्म हो रहा है, जो शीतल हो रहा है, जो उष्ण हो रहा है, वो पर्याय है, क्योंकि वो चेंजेबल है। और गुण कभी चेंजेबल नहीं होता, गुण हमेशा अनचेंजेबल है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये है पानी के एक्चुअल गुण। और जो शीतलता है या फिर उष्णता है या फिर ठंडा गर्म जो भी जैसा भी वो है, वो क्या है? उसकी पर्याय। ऐसे ही आम के गुण कौन कौन से हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये है उसके एक्चुअल गुण। अब क्योंकि समझाना होता है ना, क्योंकि हमें सामने वाले को कैसे समझाएं, तो उनको बोलते हैं कि जो खट्टा होता है गुण होता है, पर आपको एक्चुअल चीज पता होनी चाहिए। कुछ बात समझ में आए? और ये एक्चुअल चीज बतानी भी चाहिए, उसका कारण बताऊंगा क्यों। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अब जो आपने पर्यायों की चर्चा करी, सुनना बहुत ध्यान से, पीछे ध्यान से सुनना। जो पर्यायों की चर्चा करी वो एकदम सही है, क्योंकि हमेशा वो चेंजेबल है। जो अवस्था के रूप में वो जो पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, कठोर था फिर नरम हो गया, हरा था फिर पीला हो गया, तो ये जो चेंजेबल है ये क्या है? सब पर्याय। पर जो कठोर है वो नरम है, हरा है पीला है, ये भी क्या है? ये भी पर्याय है, ये गुण नहीं है, ये भी पर्याय है। अब बात करो द्रव्य की। द्रव्य किसे कह रहे थे आप? अरे बोलो। वो तो ठीक है, एग्जाम्पल में द्रव्य किसको कहा आपने? आम को। क्या आम द्रव्य है? फिर से वापस चलो, द्रव्य और गुण कैसे होते हैं? त्रैकालिक। क्या आम हमेशा रहने वाला है? तो फिर आम द्रव्य कैसे हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सोचने समझने की जरूरत है, तब जाके वो चीज आपको एक्चुअल में समझ में आएगी। आप दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, जो चीज बोले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, बस उसमें बिना दिमाग लगाए वो चीज सुन लेते हो। उन्होंने गलत कहा ऐसा नहीं है, उन्होंने एकदम सही कहा, आपने गलत समझा। अब इस गलती का फल पता है आपको क्या है? वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? इस गलती का फल क्या है? चलिए फिर से, आम क्या है? आम क्या है? आम द्रव्य नहीं है, आम चूंकि बदल जाता है इसलिए क्या हो गई? पर्याय हो गई। अच्छा, अभी भी अब ये समझ में नहीं आएगा कि पर्याय कैसे। एक्चुअल में उद्गल द्रव्य जो है ना, उद्गल द्रव्य क्या होता है जानते हो आप? अरे बोलो, शुद्ध उद्गल द्रव्य किसको कहते हैं? ये तो बात सही है, शुद्ध उद्गल द्रव्य किसको कहते हैं? परमाणु जो है वो शुद्ध उद्गल द्रव्य है। और जब दो या दो से अणु आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है? वो स्कंद हो जाता है। जो स्कंद है वो द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? अरे बोलो, वो पर्याय है। जो उद्गल द्रव्य है, शुद्ध उद्गल द्रव्य है, वो तो है परमाणु, अणु। और जब दो या दो से अधिक जब वो बंद होता है, उनका संबंध होता है, स्कंद बनते हैं, तो वो द्रव्य नहीं कहलाता, उसको कहते हैं समान जाति द्रव्य पर्याय। एक शब्द में कहें तो पर्याय है वो। अब बताओ, आम
अणु परमाणु है या स्कंद है? तो फिर वो द्रव्य हुई कि पर्याय हुई? लॉजिक समझ रहे हो? अब हम क्या सिद्ध करते हैं कि साहब आम द्रव्य है, ये क्या है? ये सभी द्रव्य हो गया। ये पंखा क्या है? कि सभी द्रव्य हो गया। अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई समझने में। मान लो आपने इसको समझ भी लिया, पर हम जब सामने वाली जनता को समझाते हैं ना, वो नहीं समझते ये चीज। यदि आपने कहा कि ये द्रव्य है, इसका मतलब उनको पता है कि द्रव्य हमेशा रहने वाला है, मतलब ये जो पंखा है हमेशा रहने वाला है, इसका कभी नाश नहीं होगा। मान लो ये घर है, ये मंदिर है, तो मंदिर अपन ने द्रव्य बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये हमेशा रहने वाला है। द्रव्य जो होता है वो आश्रय के योग्य होता है, मतलब ये हमारे आश्रय के योग्य है। मोबाइल जो है, पंखा जो है, जो भी चीज हम देख रहे हैं, ये सब द्रव्य होने से आश्रय की योग्य हो गई, हमेशा रहने वाली हो गई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर आप नित्य भावना, क्षण भावना कैसे समझा पाओगे? कुछ बात समझ आ रही है? ये शरीर आपका नित्य हो गया, क्यों? क्योंकि आप तो ये कह रहे हो कि शरीर द्रव्य है, तो ये शरीर तो हमेशा रहने वाला हो गया। जबकि शरीर क्या है? अरे बोलो, ये शरीर पर्याय है। आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य की पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और पर्याय है क्या है? वो अनित्य है। अनित्य मीन्स क्या है? वो कभी रहने वाला नहीं है। रहने वाला मीन्स क्या है? कि उसका कभी आप आश्रय मत करो। यदि वो कभी आपसे दूर जाए, टूट जाए, मरोड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये जीवों की चीज निकाल रहा हूं मैं, कुछ बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। ये जितनी भी चीजें हैं, यदि इनमें से कोई भी चीज टूटती फूटती या फिर दूर होती है, तो हमें क्या लगता है? क्योंकि हम तो इनको क्या माने थे? द्रव्य। द्रव्य माने थे, इसलिए क्या सोच रहे थे? हमेशा रहेंगी। और जब वो दूर होती है तो फिर हमें तब दुख होता है। पर जब हमें ये पता पड़ेगा कि यूनिवर्सल फैक्ट के हिसाब से तो ये एक्चुअल में क्या है? बोलो, जो भी चीज दिखाई दे रही है क्या है? पर्याय है। वो पर्याय कितने समय रहती है? वो तो अगले समय जाने वाली है। तो जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है कितने समय रहने वाली है? ये केवल एक समय ही रहने वाली है, अगले समय में बदल जाने वाली है। इसलिए जो बदल जाए उसका भरोसा नहीं करना, उसका आश्रय नहीं करना, और जो हमेशा रहेगा वो आश्रय के योग्य है। तो आश्रय के योग्य केवल हमारा त्रिकालीन रूप शुद्धात्म तत्व है, त्रिकालीन रूप क्या है? भगवान तत्व है, वो आश्रय के योग्य। बाकी सब जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब पर्याय है, आश्रय के योग्य नहीं है। यदि वो छूटे जाए जैसी हो, उससे कोई प्रॉब्लम की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव ही है, पर्याय का स्वभाव ही है। क्या? बदलना। वो तो बदलने वाला है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो द्रव्य और गुण पर्याय की एक्चुअल समझ आपको होनी चाहिए। फिर से, अब यदि आम के ऊपर आपको द्रव्य गुण पर्याय क्रिएट करने हैं एक्चुअल में, तो कैसे होंगे? कि आम जो है वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, जो उसके गुण है वो स्पर्श रस गंध वर्ण है, और उसका जो निरंतर परिणमन हो रहा है, पीला, मीठा, चिकना और जो वो भारी है, ये सब क्या चीजें होगी? उसकी पर्याय। तो द्रव्य हो गया पुद्गल, गुण हो गए स्पर्श रस गंध वर्ण, और आम हो गया या फिर पीलापन हो गया या फिर वो जो बदल रहा है, ये सब क्या हो गया? उसकी पर्याय। बात तो समझ आए? तो ये मैंने केवल एक एग्जांपल दिया आपको। ऐसे आप जिनवाणी में जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जो कुछ भी, मैंने पहले भी कहा था थोड़ी देर पहले कि आप जो पढ़ रहे हो उसका सामान्यीकरण करो, क्योंकि सामान्यीकरण जब तक आप नहीं करोगे, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ के भी निकल जाओगे, आपको कुछ हाथ में नहीं लगेगा। तो आप एक एक चीज को बहुत रियलाइज करते हुए पढ़ो, जोड़ते हुए पढ़ो अपने आप से। यदि अपने आप से नहीं जोड़ा, अभी एक चीज आई थी कि उदाहरण क्या था मैं भूल गया, उसमें ऐसा कुछ था कि यदि एक लड़की की शादी होती है ना, तो शादी किससे होती है? एक लड़के से, ठीक है। अब उसके सारे रिश्ते कैसे बनते हैं? मान लो ससुर है, ससुर की परिभाषा क्या होगी?
पति के पिता को ससुर कहते हैं। सास की परिभाषा, अरे बोलो जल्दी। पति की माँ को देवर, पति का छोटा भाई, और जेठ। इन सब में कॉमन चीज क्या है? कुछ बात समझ में आ रही है? हमें कॉमन चीज देखनी आनी चाहिए। यदि ये कॉमन चीज गायब है और आप विशेषों में उलझे हुए हो, कुछ हाथ नहीं लगेगा आपके। और कॉमन चीज आपको पकड़ में आ गई, आप सब चीजों के एक्सपर्ट हो जाओगे, माहिर हो जाओगे। और एक दिन वो आएगा जब हम सीधे मोक्ष में, ठीक है, कॉमन बस।